हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हम एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। हमने एनसीईआरटी के जो सेकेंड बुक हैं, जिसमें चैप्टर 7 इंटीग्रल है, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि एरिया अंडर कर्व है, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है और चैप्टर 10 वेक्टर है। तो हमने चैप्टर 7, 8, 9 को कवर कर दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वेक्टर के पहले एक्सरसाइज को हमने कल डील किया था, यानी कि एक्सरसाइज 10.1 को हमने सॉल्व किया था। आज मैं 10.2 को सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ। तो आज का ये थ्योरेटिकल क्लास है, इसमें हम लोग केवल बेसिक की बात करेंगे ताकि 10.2 एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो सके। देखिए, कल मैंने बताया था कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। कल हमने बताया था आपको वेक्टर को आप लिखते कैसे हैं। तो वेक्टर के ऊपर में ये एरो का निशान होता है और मैंने वेक्टर के टाइप भी बताए थे। आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। क्या ऐसे ही जोड़ते हैं जैसे 2 + 3 = 5 होता है? क्या ऐसे ही वेक्टर को भी जोड़ते हैं? तो नहीं दोस्त, वेक्टर को ऐसे नहीं जोड़ते हैं। वेक्टर को जोड़ने के कुछ नियम हैं, 2 नियम हैं। एक को ट्रायंगल लॉ कहते हैं, एक को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि एक वेक्टर गिवन है आपके पास, वेक्टर ए। ये वेक्टर ए गिवन है। तो देखिए, ये जो वेक्टर दिया है, ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस पॉइंट से। जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है दोस्तों, इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पर वेक्टर खत्म होता है जाकर के, उस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्मिनल पॉइंट। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वो इनिशियल पॉइंट है, जहाँ पे वेक्टर पहुँचे, जहाँ पे ख़त्म हो, उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट तक वेक्टर ए है। एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है आपको, अपने मन से मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये है वेक्टर बी। इसका ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इसका नाम दे देते हैं वेक्टर बी। अब आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे आप? कैसे जोड़ोगे? आप बोलोगे सर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, दोनों को जोड़ें कैसे? देखिए, जोड़ने का क्या तरीका है। जो पहला वेक्टर है उसको ड्रॉ कर लीजिए जिस डायरेक्शन में वो है। तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, तो मैंने वेक्टर ए लिख दिया। अब पहले वेक्टर का जो पहला वेक्टर कौन सा है? ए। तो पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, देखिए ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो पहले वेक्टर का ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये वाला, तो पहले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर दूसरा वेक्टर आएगा। कैसे आएगा? देखिए, सेकेंड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। तो वेक्टर को कल मैंने बताया था कि कोलिनियर वेक्टर में वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो बी वेक्टर है ना, इस तरह, तो इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। मतलब इस वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए इसको उठा करके यहाँ ले आए। तो देखिए, क्या आपको लग रहा है कि जिधर बी का डायरेक्शन है उधर ही इसका भी डायरेक्शन है? तो आप बोलोगे हाँ सर, हाँ सर, ऐसा ही है। क्या करने का आपको करना ये है दोस्तों कि पहला वेक्टर को ज्यों का त्यों लिख देना है। पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, उस टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो पहले वेक्टर का ये जो टर्मिनल पॉइंट है ए का, वहाँ पर बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट आ जाएगा। अब पहले वेक्टर और आखिरी वेक्टर को ऐड मिला दीजिए, इसको मीट कर दीजिए। तो ये जो नया वाला लाइन आपको दिख रहा है यही हो जाएगा a + b। इसको कई लोग c भी बोल देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या हो गया दोस्तों, जो c वेक्टर आया दोनों का जोड़, वो कितना आया? a + b। दोनों को जोड़ करके c आया है। और c को आप क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्ट, आप एग्जाम देते हो तो रिजल्ट आता है ना, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, जो फाइनल आंसर आया। समझ गए? तो क्या ट्रायंगल बना? तो बोलोगे हाँ सर, ट्रायंगल बना। तो इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आया आपको? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक ऐसी परिकल्पना करिए, मान लीजिए कि कोई वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है। देखिए ये हो गया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है वेक्टर बी। अब कैसे ऐड करोगे आप? अभी मैंने क्या सिखाया आपको, जो पहला वेक्टर है, देखिए पहला वेक्टर ए है, इसका ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट यानी कि टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, टर्मिनल पॉइंट ये हो गया। मैंने क्या सिखाया अभी कि पहले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ तो पहले वेक्टर का इनिशियल और दूसरे का इनिशियल सेम है, ऐसे तो चलेगा नहीं। आप ऐड तब कर पाओगे जब पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट पर सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v वेक्टर है, इस वेक्टर को आपको पैरेलली यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना कि बिना डायरेक्शन चेंज किए इस v को यहाँ पे ले आइए, ले आए, यहाँ पे ले आए, ये हो गया v वेक्टर, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। अब आप इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिलाओगे दोस्तों, तो आपको ये लग जाएगा कि ये a हो गया, ये b हो गया, और दोनों को मिलाने पर ये जो नया वेक्टर बना यही a प्लस बी है। यही क्या है? a प्लस बी है। अब आपको एक ध्यान से देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये पैरेललोग्राम है? तो इसी को पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। इसी को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप बोलोगे कि सर ये पैरेलली शिफ्ट कर दिए तो ए के पैरेलल ये है तो ये भी तो ए होना चाहिए। हाँ होना चाहिए बिल्कुल। देखिए ये बी, ये ए, तो बी प्लस ए, इसका रिजल्टेंट ये हो गया, ए प्लस बी, इसका रिजल्टेंट ये हो गया। बस आपको ध्यान क्या रखने का दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो पहला वेक्टर है उसका जो टर्मिनल पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, वहाँ से सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट शुरू होना चाहिए, और जो फाइनल रिजल्टेंट है वो पहले का इनिशियल और दूसरे के फाइनल पॉइंट पे मिलना चाहिए। तो ए प्लस बी यही हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कोई अंतर है नहीं। यहाँ ट्रायंगल लॉ को देख लीजिए और यहाँ पैरेललोग्राम का निचला हिस्सा देख लीजिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम सेम, ए बी ए प्लस बी, यहाँ भी ए बी ए प्लस बी। बस हमने इस तरह से आपको बताया कि अगर पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाला साइड दिया हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, जबकि है ट्रायंगल लॉ कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया वेक्टर को कैसे ऐड करना है? तो पैरेलली शिफ्ट करना है वेक्टर को, समझ गए? चलिए अब आगे देख लीजिए कि वेक्टर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि स्केलर क्या होते हैं। स्केलर मतलब कोई वैल्यू, स्केलर मतलब दोस्त कोई भी वैल्यू, जैसे 5, 10, 15। तो कह रहा है कि कोई भी वेक्टर में क्या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए गिवन है, ए है वेक्टर, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, इसको किसी स्केलर से मान लीजिए 5 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू वेक्टर ए। आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कि वेक्टर ए का डायरेक्शन ऐसा था, तो अब हमने जो 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड इतना हो जाए लेकिन इसका डायरेक्शन वही रहेगा, ये हो जाएगा 5 इंटू ए वेक्टर जो ऊपर है। मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड में भले अंतर आ जाए लेकिन डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। आप बोलोगे कि सर ए में अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 भी तो स्केलर है, तो ये -2a हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर। माइनस का मतलब वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो अब पैरेलली वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना? -2a। समझ गए? अब समझ गए? तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर के डायरेक्शन पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होते। समझ गए? अब आगे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए ये 3D है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आप जानते ही थे अभी तक, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, और ये तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। 3D फिगर, जैसे आपका कमरा है तो आपके कमरे में लंबाई हो गई एक्स एक्सिस, चौड़ाई वाई एक्सिस, और जो दीवार खड़ा है वो जेड एक्सिस है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिए, तो मेरे हाथ की ये जो 3 उंगली है, ये जो 3 उंगली आपको दिख रहा है,
इस 3 उंगली में मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और ये थंब, तो इस 3 उंगली को आप ऐसे रखिए जैसे मैं रखा हुआ। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये एक्स एक्सिस है, जो मेरा फोर फिंगर है वो वाई एक्सिस है, और जो मेरा ये थंब ऊपर की तरफ है, ऊपर फोन की तरफ, ये है जेड एक्सिस। तो तीनों देखिए यहाँ पे एक्स वाई में 90 डिग्री बन रहा है, वाई जेड में 90 डिग्री बन रहा है, वाई जेड में 90 डिग्री और एक्स जेड में 90 डिग्री बन रहा है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ गए। तो ये हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस। मान लीजिए कि स्पेस में कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड। पॉइंट कहीं भी अगर आप पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट लोकेशन बताना पड़ेगा ना। जैसे आप कैब बुक करते हैं ओला या उबर, तो आप लोकेशन देते हैं, मतलब आप पता बताते हैं अपना। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट का लोकेशन क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। तो ये जो वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता, इस पॉइंट पे होता, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होती, एक्स होती। अच्छा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगी तो उस पर वाई और जेड एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। अरे एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो जहाँ पर ये एक्स को काट रहा है तो एक्स की वैल्यू वो होगी, लेकिन वाई और जेड एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर है, तो वाई और जेड की वैल्यू 0। अगर आप इसी तरह वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई जहाँ पर ये वाई को काट रहा है तो ये वाई की वैल्यू होगी, और जेड कोऑर्डिनेट 0। इसी तरीके से कोई भी पॉइंट अगर जेड एक्सिस पर होगा तो जेड एक्सिस पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड की वही वैल्यू होगी जहाँ पर ये काट रहा है। समझ गए आप। तो मान लीजिए स्पेस में कोई पॉइंट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे देखिए। वेक्टर में जिसको अभी तक आप एक्स एक्सिस बोलते थे उसको आप आई कैप बोलोगे। क्या बोलोगे, आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है इसको क्या बोलोगे आप, जो वाई एक्सिस है इसको क्या बोलोगे, जे कैप। कौन सा, जे। और जो जेड एक्सिस है इसको क्या बोलोगे, के कैप। के कैप इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को आप क्या बोलोगे, आई कैप। वाई एक्सिस को क्या बोलोगे, जे कैप। जेड एक्सिस को क्या बोलोगे, के कैप। समझ गए। तो इस पी पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, या आप बोलोगे सर ये ओरिजिन मतलब 0 0 0, ओरिजिन का तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, यानी कि ये एक्स को एक्स एक्सिस को एक्स पे, वाई एक्सिस को वाई पे, जेड एक्सिस को जेड पे काट रहा है, एक्स वाई जेड। तो सर ओपी है, ये जो ओपी वेक्टर बना, ओपी इस पर एरो लगा दे तो ओपी वेक्टर हो गया। तो सर ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी मतलब ओपी का पोजीशन बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, एक्स और एक्स को क्या लिखेंगे, आई कैप, प्लस वाई एक्सिस को जे कैप, तो आप लिखोगे प्लस वाई जे कैप, प्लस जेड को क्या लिखोगे, के कैप, तो हो जाएगा प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखोगे। और ओरिजिन मतलब 0 0 0, तो ओपी को क्या लिखेंगे, एक्स में से एक्स वाला घटेगा तो एक्स माइनस 0, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आगे से ध्यान रखना वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आई जे के फॉर्म में। आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर कंपोनेंट पूछ ले वेक्टर का तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस का x 0 0, y का 0 y 0 और z का 0 0 z। पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है, ठीक है। चलिए अब अगर कोई भी वेक्टर गिवन, आप समझ गए ना कि वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि कोई भी वेक्टर आपको दिया है a, और इसका वेक्टर कैसे दिया हुआ है, तो वेक्टर है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ऐसे दिया हुआ है आपको। ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 4 6। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है वेक्टर, मान लीजिए कि कोई बी वेक्टर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरह से दिया हुआ है। सी कोई वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, कुछ इस तरह से दिया है।
तो वेक्टर अगर गिवन है, अच्छा मान लीजिए कि कोई वेक्टर डी है, ये दिया हुआ है 2i माइनस 3j कैप और कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब k कैप है ही नहीं। मतलब अगर k नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 0k कैप। नहीं है मतलब 0 है, सीधी बात। मतलब k एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, ओरिजिन पे काट रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो ये वेक्टर i j k के फॉर्म में दिया होगा। मतलब ये जो a वेक्टर है ये x एक्सिस को a1 पे, y एक्सिस को b1 पे, z एक्सिस को c1 पे काट रहा होगा। ये जो b वेक्टर है x एक्सिस को 2 पे, y एक्सिस को 3 पे और z एक्सिस को 4 पे काट रहा होगा। समझ गए। अब वेक्टर अगर गिवन है तो हमको यूनिट वेक्टर बताइए। कैसे? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसके ऊपर में कैप लगाना। मान लीजिए ये 4 वेक्टर आपको दिया हुआ है, 1 2 3 4। अगर आपको चारों का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पहला नंबर, वेक्टर ए दिया हुआ है तो यूनिट वेक्टर मतलब ए पर कैप, ये हुआ यूनिट वेक्टर। वेक्टर दिया होगा तभी यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो वेक्टर ए दिया हुआ था, इसका यूनिट वेक्टर, उस पर कैप लगाइए। ए कैप बराबर जो वेक्टर दिया है उसको डिवाइड कर दीजिए उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये मॉडुलस ऑफ ए क्या है? तो मॉडुलस ऑफ ए का मतलब है अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट a1 तो a1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट b1 तो b1 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट c1 तो c1 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया यूनिट वेक्टर। मैं आपको बना के दिखाता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है दोस्तों? 2i प्लस 3j प्लस 4k, यही दिया है ना। मैंने क्या बताया आपको कि यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब बी कैप। तो बी कैप मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो दिया हुआ है आपको, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीधा अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये मॉडुलस ऑफ बी यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी का, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, कितना हो गया? 16 4 20 9 29 हो गया रूट 29 रूट 29। तो क्या फर्क पड़ता है? तो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? बी कैप बराबर वेक्टर बी क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना? रूट 29। बस रूट 29 से डिवाइड कर दोगे आप, हो गया। इसी को अगर आप और लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ये रूट 29 को सेपरेट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन में रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन में रूट 29 के कैप। समझ में आया यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर गिवन होगा, वेक्टर के ऊपर कैप लगाएंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, बी वेक्टर दिया हुआ था, इसको हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया रूट करके और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी, तो जो वेक्टर मिला है आपको उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर चेक कैसे करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है? तो आप क्या करिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है, कल हमने सिखाया था आपको, ठीक है। आप करोगे तो आ जाएगा, कर दें क्या? चलिए आप करके देख लीजिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे दोस्तों तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए मुझे और भी आगे बताना था, अब आज का सेशन यहीं पे छोड़ता हूँ मैं, ये लंबा वीडियो हो जाएगा। कल मैं बताऊंगा आपको कि 2 पॉइंट को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।